हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 4। चैप्टर का नाम है आपका केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, तो ये क्या है आपका, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with rate of a reaction। ये ऐसी ब्रांच है आपकी केमिस्ट्री की जो डील करेगी रेट ऑफ अ रिएक्शन पे। अब रेट क्या होता है? रेट होता है आपका टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। तो ऐसी ब्रांच जो डील करे कि कितना टाइम लगा आपके रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट होने में प्रोडक्ट में, उस ब्रांच को हम कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स। अब एक फर्स्ट टाइम है आपके पास कि अगर कोई भी रिएक्शन है हम उसकी स्टडी तभी कर सकते हैं जब वो रिएक्शन फिजिबल होगी। अब फिजिबल क्या होता है तो देखते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, फिजिबिलिटी का मतलब क्या है? इफ द reactants converts into products और नॉट। जैसे कि अगर कोई भी रिएक्शन किया आपने, उस रिएक्शन में आपको कैसे पता चला है कि वो रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए कि नहीं? उसकी फिजिबिलिटी से। उस टर्म को फिजिबिलिटी बोला। अब पता चलने के लिए क्या है, कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरियाज है फिजिबिलिटी के रिएक्शन के। क्राइटेरियन फॉर फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। फर्स्ट क्राइटेरिया है डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव। किसी भी रिएक्शन का अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई और वो फिजिबल भी होगी। सेकंड है आपका क्राइटेरिया डेल्टा एस, मतलब कि एंट्रोपी। जो आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव, तब भी रिएक्शन क्या होगी आपकी, स्पॉन्टेनियस होगी और फिजिबल होगी। थर्ड है आपके लिए टाइम पीरियड फॉर द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के फिजिबल होने के लिए हमें तीन चीजें देखनी है, डेल्टा जी जो कि क्या होना चाहिए हमेशा नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, थर्ड टाइम पीरियड फॉर द रिएक्शन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आपके कितने टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में क्या होगा, द रिएक्टेंट्स आर ओनली मिक्स्ड एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। मतलब आपने क्या किया, रिएक्टेंट्स को खाली मिक्स किया और प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए। इसके लिए आपको ना कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी, ना टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने की जरूरत पड़ी। ये रिएक्शन क्या हुए, बहुत फास्ट हुए। इस टाइप के रिएक्शन क्या होते हैं, दे आर मोस्टली आयनिक और डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप के रिएक्शन ज़्यादातर आयनिक और डिस्प्लेसमेंट होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का, कि AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट, इसके साथ डाला गया NaCl सॉल्ट, तो क्या बना, AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया और साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो गया आपका। ठीक है, बहुत फास्ट है आपकी रिएक्शन हुई। फर्स्ट टाइप आपने पढ़ लिया। अब सेकेंड टाइप है आपका वेरी स्लो रिएक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है इसके, तो जो रिएक्शन क्या होंगे, बहुत स्लो होंगे, उन्हें वेरी स्लो रिएक्शन कहेंगे। इसके लिए क्या है, द रिएक्शन विच प्रैक्टिकली डू नॉट टेक प्लेस। ये रिएक्शन क्या आपकी प्रैक्टिकली तो नहीं होती, बट थियोरेटिकली हमने बस इन्हें पढ़ा है कि हाँ इस टाइप की भी कुछ रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे कि रिएक्शन है डायमंड का ग्रेफाइट में चेंज होना,
पर आज तक किसी ने इसको देखा तो है नहीं कि डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो जाए, कि इसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारे ईयर्स चाहिए, बहुत टाइम के बाद आपका डायमंड क्या होगा, ग्रेफाइट में चेंज होगा, इसलिए ये वेरी स्लो टाइप की रिएक्शन है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है आपका इंटरमीडिएट रिएक्शंस। इंटरमीडिएट रिएक्शंस ये क्या होंगे आपकी, स्लो देन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन तो बहुत फास्ट थी, ये क्या है, उनसे कुछ स्लो है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, 2HI इक्विलिब्रियम का साइन H2 + I2, ठीक, ये आपकी इंटरमीडिएट टाइप की रिएक्शन है। अब जो हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे रिएक्शंस की, उनके रेट की, तो हम किसकी स्टडी कर सकते हैं, इन तीनों टाइप में से। तो जो आपका फर्स्ट है, काइनेटिक्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस कैन नॉट बी स्टडीड, इनका काइनेटिक स्टडी नहीं किया जा सकता। काइनेटिक्स कैन नॉट बी स्टडीड बिकॉज दे आर वेरी फास्ट, क्योंकि इतनी जल्दी हो जाएंगे, हमें टाइम ना, टाइम का पता चलेगा ना कंसंट्रेशन का, कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है, इसलिए हम काइनेटिक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। वेरी स्लो रिएक्शन में क्या है, ये रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं करेंगे आपकी, इसलिए ये भी स्टडी नहीं की जा सकती। ओनली स्टडी हो सकती है आपकी इंटरमीडिएट रिएक्शंस, ओनली दीज रिएक्शंस आर स्टडीड। आपके चैप्टर की फर्स्ट टर्म है अब रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई आपका ऑटोमोबाइल है, कोई भी व्हीकल है, उसके लिए आप स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड और फिर पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, इससे हम स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल की। इसी तरीके से हम किसी रिएक्शन की स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन की स्पीड को फाइंड आउट करना ही क्या होगा, उसका रेट फाइंड आउट करना। तो यहाँ से रेट क्या हो सकता है आपका, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट्स में भी होगा और रिएक्टेंट में भी होगा, दोनों ही कंसंट्रेशन में चेंज होगा जब रिएक्शन आपकी प्रोसीड करेगी। तो इसको मोर स्पेसिफिकली हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, पहला तो रिएक्टेंट्स के लिए लिखते हैं, द रेट ऑफ डिक्रीज इन reactants or disappearance of reactants। सेकेंड पॉइंट प्रोडक्ट्स के लिए लिखेंगे, इट इज द टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जब रिएक्शन आपकी प्रोसीड करेगी तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे, डिक्रीज, और प्रोडक्ट्स क्या होंगे आपके, इंक्रीज होंगे, इसलिए यहाँ पे अपीयरेंस है और यहाँ पे डिसअपीयरेंस है। इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है अभी हमने क्या पढ़ा, रेट इक्वल्स टू डिक्रीज इन concentration of reactants upon time taken, ठीक है। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स को हम R से डिनोट कर सकते हैं, और डिक्रीज है इसलिए माइनस का साइन पुट होगा, डेल्टा पुट होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पहले कुछ अगर 1 है तो उसके बाद 0 बनेगी, ये डिक्रीज हो रही है 1 से फिर 0 में जाएगी, ठीक, इसलिए ये डेल्टा क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको पता है कंसंट्रेशन के लिए पुट करते हैं हम, नीचे डेल्टा टी टाइम, तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, माइनस है ये डिक्रीज हो रही है आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की।
इसी तरीके से हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। प्रोडक्ट्स के लिए क्या होगा, रेट इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस का साइन, या इसे हम ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता। डिक्रीज में आपको माइनस साइन पुट करना है, यहाँ पे प्लस इंक्रीज के लिए डेल्टा चेंज, पी प्रोडक्ट स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी टाइम टेकन। ठीक है, तो ये आपके रेट एक्सप्रेशन हो गया रिएक्टेंट्स के लिए पीछे, और ये प्रोडक्ट्स के लिए। अब हम एक ग्राफ देखते हैं। ये आपका टाइम है और ये कंसंट्रेशन। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये रिएक्टेंट्स का है और ये प्रोडक्ट्स के लिए आपको दिखाया गया है। ठीक, ये कंसंट्रेशन आपकी इधर इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे हमने टाइम मान लिया 5, 10, 15, ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3 कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक, अगर हम इसका चेंज देखेंगे रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का अलग अलग, तो क्या आएगा आपका चेंज। मान लेते हैं यहाँ पे आपकी रिएक्शन हो रही है, आर गेट्स कन्वर्टेड इनटू पी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगी आपकी R1 और उस पर टाइम होगा T1। अगर ये T1 लिया गया है, ये T2 और ये T3, तो यहाँ पर R1 होगा। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन है R1 और टाइम है T1। ऐसे ही फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगी आपकी R2 और टाइम होगा T2। इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, रेट इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम में भी ऐसे फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपके रिएक्टेंट्स के लिए हुआ। और अब हम प्रोडक्ट्स के लिए देखते हैं। प्रोडक्ट्स के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स P1, फिर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स P2, इसके लिए टाइम T1 और इसके लिए भी टाइम T2। तो इसका एक्सप्रेशन हो गया रेट का P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। इसी को हम चेंज को कैसे लिख रहे थे पहले, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर भी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यही चेंज आपको दिखाया गया है, ये डेल्टा शो कर रहा है आपको फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, इन दोनों रेट इक्वेशंस को, फर्स्ट और सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एवरेज। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए क्या यूनिट्स होंगे, तो अभी हमने देखा कि रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन आपकी किसकी हो सकती है, प्रोडक्ट्स की भी या रिएक्टेंट्स दोनों की हो सकती है। ठीक, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नीचे टाइम है इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे मोल से, वॉल्यूम को लीटर्स, टाइम लेंगे सेकंड में, तो यूनिट्स क्या बन गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स किसी भी रेट ऑफ द रिएक्शन की। ठीक है, अगर इसी को हम गैशियस के लिए लेते हैं, गैशियस मॉलिक्यूल्स के लिए या गैशियस रिएक्शंस के लिए, तो हमारी जो कंसंट्रेशन होगी
concentration of gases is expressed in terms of पार्शियल प्रेशर। तब कंसंट्रेशन आपकी एक्सप्रेस होती है पार्शियल प्रेशर में, मोल्स और वॉल्यूम में नहीं होती। तो क्या हो जाएगा आपका, यूनिट्स क्या हो जाएंगे उस टाइम पे, एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स कन्वर्ट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, और यूनिट होगी एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। आपकी सेकेंड टर्म है आप चैप्टर की इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, उसके बाद सेकेंड है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of any one of the reactants or products at a particular instant of time। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ हम एक ग्राफ लेते हैं, इस साइड आपकी कंसंट्रेशन, इधर टाइम को एक्सप्रेस किया गया है। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इधर टाइम इंक्रीज हो रहा है। टाइम अगर इधर 5 है, इधर 10, 15। कंसंट्रेशन यहाँ C2 7। ये फिर से वही है कि प्रोडक्ट्स और ये रिएक्टेंट्स थे, प्रोडक्ट्स और ये रिएक्टेंट्स। अगर हम 5 सेकेंड पे लें, आपका टाइम अगर हम कंसिडर कर ले 5 सेकेंड्स, तो उस टाइम पे जो आपका रेट होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर टाइम कंसिडर कर लिया है, इसलिए यहाँ पर रेट क्या हो गया DC/5। एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने रेट को डिटरमाइन किया, वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। अब हम लिखते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन कुछ एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए। सिंपलेस्ट रिएक्शन हम लेते हैं यहाँ पर एक Hg + Cl2 गिव्स HgCl2। ठीक है, यहाँ पे आपके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसलिए इसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, इसलिए माइनस का साइन अपॉन में डेल्टा टी, टाइम इक्वल्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दोनों रिएक्टेंट ही हैं Hg और Cl2, इसलिए इनके आगे माइनस का साइन है, इक्वल टू डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा टी। HgCl2 आपका प्रोडक्ट में है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा। ये आपका रेट ऑफ द रिएक्शन हो गया इस सिंपलेस्ट रिएक्शन के लिए। अगर हम कोई ऐसा रिएक्शन ले जिसमें स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ना हो के कुछ और हो, तो उसके लिए रेट क्या होगा, जैसे कि 2HI गिव्स H2 + I2। यहाँ पे क्या है, आपका HI का अमाउंट क्या है, ट्वाइस है H2 और I2 से, इसलिए क्या करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते टाइम HI के अमाउंट को डिवाइड कर देंगे 2 से। कैसे, इसे लिखेंगे इस तरीके से, रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू, माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी, ये तो सेम है। अब ये जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये क्या होगा, 1 से डिवाइड, इसे इक्वलाइज करने के लिए H2 और I2 से, इक्वल्स टू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। मतलब इन जनरल क्या है, जो भी आपका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसे आप डिवाइड कर देंगे 1 से। अभी तक हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा, अब उस टॉपिक पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है आपका। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन R गिव्स P, को एक रिएक्शन माना गया है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर। कंसंट्रेशन में इतना चेंज है इन
25 मिनट्स, 25 मिनट्स में। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। मतलब आपका टाइम एक बार मिनट्स में लेना है और एक बार सेकेंड्स में। कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, आपको गिवन क्या है, बस आपको कंसंट्रेशन गिवन है कि इनिशियल इतनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी R1 0.03 मोलर, फाइनल कंसंट्रेशन है R2 0.02 मोलर। टाइम का जो आपको इंटरवल चेंज दिया गया है वो टाइम डेल्टा टी आपको गिवन है 25 मिनट्स। ठीक है, अब क्या है, रेट होता है आपका, रेट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर का मतलब क्या है यहाँ पे, R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी। तो R2 है 0.02 माइनस 0.03, टाइम है 25 मिनट्स। तो ये आ गया आपका, माइनस साइन आगे था आपका, तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे तो 0.01 माइनस, बाहर भी माइनस, नीचे 25, तो ये हो गया 0.01 अपॉन 25। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, क्योंकि हमने अभी ये मिनट में फाइंड आउट किया आपका, यहाँ पे था ना मिनट में फाइंड आउट करें और सेकंड्स में भी, अभी से सेकंड्स में फाइंड आउट करते हैं। तो रेट क्या होगा, सेम सब कुछ ऐसे ही होगा, ऊपर तो सेम है आपका 0.02 माइनस 0.03, बस नीचे क्या आपको इसे चेंज करना है सेकंड्स में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो क्या होगा, माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 60, यहाँ पर कैलकुलेट करके आएगा ये 0.066 × 10⁻⁴, और इसे हम साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा, 6 के बाद डेसिमल आना चाहिए, इसलिए क्या बन जाएगा 6.66 इंटू 10⁻⁶। ये 2 डेसिमल के आगे आपके आगे मूव कर गए, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गई 10⁻⁴ में। इसकी यूनिट होंगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने एवरेज रेट फाइंड आउट कर दिया आपकी इस रिएक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। जब भी तो हमने रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ा है, उसे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट भी कर रहे होंगे। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। डिफरेंट reactants have different nature। अलग अलग रिएक्टेंट का नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। सम ऑफ देम आर फास्ट while some are एवरेज और some are स्लो। इसी वजह से आपके कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं, कुछ स्लो और कुछ एवरेज। जैसे कि NO प्लस O2 अगर हम लेते हैं तो NO2 फॉर्म होता है, ये आपकी एक फास्ट रिएक्शन है। CO प्लस O2 लेते हैं तो CO2 फॉर्म होगा, ये आपकी एक स्लो रिएक्शन है। फर्स्ट फैक्टर ये हो गया। सेकेंड फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि हम कंसंट्रेशन क्या ले रहे हैं अपने रिएक्टेंट्स की। ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें रिएक्टेंट्स की तो जो हमारी रिएक्शन होगी वो मूव करेगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रिएक्शन क्या करना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। इसलिए अगर रिएक्टेंट साइड इंक्रीज हुई कंसंट्रेशन तो किधर मूव करेगी, प्रोडक्ट साइड मूव करेगी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। बट अगर हम डिक्रीज कर दें, बट ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, तो आपकी रिएक्शन क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है।
मतलब आपका जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ द रिएक्शन के। कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा है, और कम है तो रेट ऑफ द रिएक्शन कम है। थर्ड है टेम्परेचर, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर rate of the reaction increases. Rate of the reaction increases because क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो मॉलिक्यूल्स को करेंगे एक दूसरे से कोलाइड विद ईच अदर इजिली। अब वो कोलाइड क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर पाएंगे इजीली, और कोलाइड करने से क्या होगा, इजीली आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है आपका फैक्टर्स का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या इफेक्ट होगा अब हम वो देखते हैं। लार्जर the surface area, faster is the reaction। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं इवेपोरेशन। अगर आपका इवेपोरेशन के लिए क्या होगा, लार्जर सरफेस एरिया होता है, इवेपोरेशन भी क्या होता है आपका फास्ट होता है। फिफ्थ और लास्ट आपका फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट का क्या इफेक्ट होता है किसी रिएक्शन पे। Some reactions occur only in light or not in dark। कुछ रिएक्शन क्या होती है ओनली लाइट के प्रेजेंस में होती है, डार्क में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का क्लोरीनेशन CH4, और इस पे लाइट डालेंगे तभी इसके साथ क्या होगा, Cl2 मिक्स होगा, CH3Cl। सेकेंड स्टेप में भी इस पे लाइट डालेंगे तभी आपका ये पूरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो कुछ रिएक्शंस के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है।